डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में बजा शिवसेना का डंका। नगर पालिका चुनाव में 4 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की स्ट्रेटेजी कामयाब। नए साल के पहले दिन रांची के रिस्म में बड़ा बदलाव। ऑन्कोलॉजी विभाग में 70 अतिरिक्त बेड की सुविधा हुई शुरू। कैंसर विभाग में अब 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। परिजनों के लिए नया विश्राम गृह भी हुआ शुरू। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खुलासा। ग्राम पंचायत पलासनेर में सरपंच, सचिव, इंजीनियर, सोशल ऑडिटर पर मिलीभगत कर लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों ने कमिश्नर से ज्ञापन देकर की निष्पक्ष जांच की मांग। झारखंड के बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पति, पत्नी और बच्चे की फांसी लगाकर मौत। आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या का शक। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां नए साल के पहले दिन झारखंड के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान रिम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव पर मोहर लगाया गया है। दरअसल राजधानी रांची स्थित रिम्स ने अपनी नई सेंट्रल इमरजेंसी सेवा को और अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाया है, ताकि गंभीर स्थिति वाले मरीजों को तुरंत इलाज की सुविधा मिल सके। वहीं ऑन्कोलॉजी विभाग में 70 अतिरिक्त बेड की सुविधा शुरू की गई और कैंसर विभाग अब 24 घंटे इमरजेंसी सेवा प्रदान करेगा, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसके अलावा मरीजों के परिजनों के लिए नया विश्राम गृह भी शुरू किया गया है, जहां रहने की सुविधा मात्र 25 रुपए प्रतिदिन में उपलब्ध होगी। दरअसल रिम्स परिसर में स्थित पावर ग्रिड विश्राम गृह के संचालन को लेकर लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अभी इंतजार खत्म हो गया है और यह तय निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद साउथ विहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स को इसका संचालन सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार नई एजेंसी आज से ही विश्राम गृह का संचालन शुरू करेगी। मालूम हो कि पहले जहां प्रति व्यक्ति 100 रुपए प्रतिदिन शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब ये घटाकर 25 रुपए कर दिया है। इसे लेकर आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार रिम्स प्रबंधन का कहना है कि पहले 7 दिनों तक 25 रुपए प्रतिदिन देंगे, जबकि 7 दिन के बाद 50 रुपए प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा। इन नई दरों की रिम्स की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी मिल चुकी है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे इंतजार इलाज के कारण आर्थिक परेशानी झेलते हैं। बता दें कि नए संचालन के बाद 5 तल्लों में कुल 310 बेड पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएंगे। रांची में नए साल का आगमन कड़ाके की ठंड के साथ हुआ है। ऐसे में जगन्नाथ स्थित कृष्ण कॉलोनी निर्मल आवास में रह रहे जरूरतमंद परिवारों को राहत देते हुए जिला प्रशासन ने एक संवेदनशील कदम उठाया है। दरअसल बीते शाम यानी नए साल की पहली तारीख को रांची के उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने निर्मल आवास पहुंचकर वहां निवासरत सभी 250 परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। बढ़ती ठंड के बीच जिला प्रशासन की इस मानवीय पहल से लोगों के चेहरों पर संतोष और खुशी स्पष्ट देखने को मिली। वहीं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए मुलायम और अच्छी गुणवत्ता के कंबल पाकर कुष्ठ कॉलोनी निर्मल आवास में रह रहे लोगों में खुशी की जाहिर है। इस मौके पर लाभुकों ने कहा कि गिरते तापमान के बीच यह कंबल ठंड से बचाव में काफी सहायक होंगे। लोगों ने इस मानवीय पहल के लिए राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जरूरत के समय मिली यह सहायता उनके लिए बड़ी राहत है। इसी बीच उपायुक्त ने कुष्ठ कॉलोनी निर्मल आवास में रह रहे लोगों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ की स्थिति की जानकारी मिली। ऐसे में अधिकांश लोगों ने बताया कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो लोग किसी कारणवश योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनके लिए उपायुक्त ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं अपर प्रशासक नगर निगम को आधार एवं पेंशन से संबंधित विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित ना रहे।
बोकारो में नववर्ष को लेकर लोगों के बीच में उत्साह और उमंग साफ देखी जा सकती है। यहाँ भारी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ उद्यानों और पार्कों में पिकनिक मनाते एक अच्छा समय बिताने पहुंच रहे हैं। चाहे वह सिटी पार्क हो या सूर्य सरोवर पार्क या फिर अमृत पार्क, सभी जगह लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिससे जो जरूरी हिदायतें हैं वह लोगों तक पहुंच सकें और कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे नेक्सल जेल कंपनी के संचालक विनय सिंह की पत्नी स्कंदा सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम अब वारंट लेने की ठान चुकी है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस में स्कंदा सिंह के खिलाफ एसीबी ने 3 से अधिक नोटिस अलग अलग तारीखों में जारी किए, लेकिन टीम के सामने वो उपस्थित नहीं हुई, जिसके बाद एसीबी ने उनकी तलाश में दिल्ली तक छापेमारी का दायरा बढ़ाया। बावजूद इसके टीम ने पहुंच से दूर स्कंदा सिंह वहां से निकल गई। मालूम हो कि इससे पहले भी हजारीबाग जिले में सेवायत ट्रस्ट घोटाले से जुड़े केस में स्कंदा सिंह के खिलाफ एसीबी ने वारंट लेने की कोशिश की थी, मगर तब टीम सफल नहीं हो पाई थी। उधर एसीबी की टीम ने इसी आय से अधिक संपत्ति मामले में बीते गुरुवार को उनकी पति और जेल में बंद विनय सिंह से पूछताछ की, जिसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि शराब घोटाले में अवैध तरीके से उगाही किए गए पैसों के निवेश को लेकर आईएएस विनय चौबे और उनके परिजनों के खातों में हुई लेनदेन और रांची से लेकर दिल्ली तक संपत्ति के निवेश, अलग अलग जमीन और घर की खरीदारी के विषय में सवाल किए गए, जिसका स्पष्ट रूप से कोई भी जवाब विनय सिंह नहीं दे पाए। बोकारो में हृदय विदारक घटना हुई। एक ही परिवार के पति पत्नी और बच्चे की मौत पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। दरअसल वर्ष 2025 का आखिरी दिन 31 दिसंबर काल बन गया और एक परिवार के जीवन का आखिरी दिन साबित हो गया। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र का है, जहां स्ट्रीट 5 स्थित आउट हाउस के एक कमरे में एक ही परिवार के 3 लोगों का एक साथ शव बरामद किया गया। शव कुंदन तिवारी, उनकी पत्नी रेखा देवी और उनके 2 साल का बच्चा है। मृतक परिवार पति पत्नी और उसका 2 साल का बच्चा किराए के कमरे में रहते थे, जहां बुधवार के दिन इस घटना की सूचना पर हरला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मौजूद सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि मृतक परिवार का मार्केट में काफी कर्ज था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मृतक कुंदन तिवारी बिहार के बांका निवासी हैं और उसकी पत्नी रेखा देवी बोकारो जिले के ही तुपडाखी की रहने वाली थी। पुलिस जांच में और पूछताछ में प्रथम दृष्टया यह फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। फंदा लगाने से पहले बच्चे को खत्म कर दिया गया, लेकिन यह जांच का विषय है और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट से ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। वहीं मृतक परिवार से अलग रह रहे परिजन को भी जब यह जानकारी हुई तो वहां पहुंचने लगे, जहां मृतक के परिजनों ने मकान मालिक के ऊपर आरोप लगाया गया। मृतक कुंदन तिवारी अपने मकान मालिक से कर्ज लिया हुआ था और कर्ज चुकाने के एवज में मकान मालिक की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कही है और अनुसंधान करने की बात कह रही है। अनुसंधान के बाद ही मौत का मामला का खुलासा होगा। बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र से इस वक्त की खबर आ रही है सामने। दिलीप मेडिकल के मालिक दिलीप गुप्ता पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। यह हमला बेरमो के कुरपानिया स्थित उनके आवास पर हुआ, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात हमलावरों ने दिलीप गुप्ता पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई है। हमले की सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लोगों से पूछताछ भी जारी है। फिलहाल दिलीप गुप्ता का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में शिवसेना शिंदे ग्रुप ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित की है और 4 उम्मीदवारों के बिना विरोध के जीतने का रास्ता साफ हो गया है। सभी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के आखिरकार नाम वापस लेने से कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का साफ दबदबा दिख रहा है। पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि इन घटनाक्रमों के पीछे एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का पॉलिटिकल दाव अहम था। अब यह साफ हो गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पैनल नंबर 24 से शिवसेना के 3 उम्मीदवार रमेश महात्रे, विश्वनाथ राणे और वैशाली रंजीत जोशी बिना विरोध के जीतेंगे, क्योंकि इस पैनल के सभी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने अपने एप्लीकेशन वापस ले लिए हैं। इसलिए शिवसेना की जीत पक्की मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि यह लोकल लेवल पर शिवसेना की ऑर्गेनाइजेशन ताकत, उनके वर्करों की एकता और अपनी लीडरशिप पर भरोसे का नतीजा है। इसके अलावा पैनल नंबर 28A से शिवसेना के उम्मीदवार हर्षल राजेश मोरे भी बिना विरोध के जीतने वाले हैं। इस वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से शिवसेना की राह आसान हो गई है। एक ही समय में 4 उम्मीदवारों का बिना विरोध के जीतना शिवसेना के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस सफलता के पीछे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे द्वारा बनाई गई तालमेल और बातचीत की रणनीति कारगर रही है। स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चर्चा, आश्वासन और संगठन निर्माण ने विपक्ष को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शिवसेना की सफलता के कारण कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका चुनाव में पार्टी का मनोबल काफी बढ़ा है और उम्मीदवार जताई जा रही है कि इसका सकारात्मक असर दूसरे वार्डों पर भी पड़ेगा। बिना विरोध के जीत के कारण यह साफ है कि शिवसेना ने शुरू से ही चुनाव प्रचार में बढ़त बना ली है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर पक्ष प्रवेश कार्यक्रम किया गया। बता दें कि यहां के कैंप क्रमांक 3 परिसर में स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी में अपनी आस्था दिखाते हुए जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे की उपस्थिति में विभिन्न पार्टी से आए कई लोगों ने कांग्रेस में पक्ष प्रवेश किया। वहीं उल्हासनगर जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे ने पत्रकारों को बताया कि हमने इस चुनाव में कई युवाओं को मौका दिया है और 32 लोगों को उम्मीदवारी दी है। 15 उम्मीदवार की आयु 35 के अंदर है। वहीं साल्वे ने कहा, हम सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं और डंपिंग ग्राउंड की मुद्दा भी हम उठाएंगे। इतना ही नहीं, सबसे पहले हमने मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें 10 मुद्दे थे। इसमें सबसे गंभीर मुद्दा 500 स्क्वायर फीट के घरों को टैक्स माफी और खुद का पानी सोर्स करना है। इस अवसर पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद थे। खारघर पुलिस थाना क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों के दौरान नागरिकों के 11,25,000 रुपए मूल्य के 75 गुमशुदा मोबाइल फोन केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल की मदद से खोजकर खारघर पुलिस ने आज उनके असली मालिकों को वापस किए हैं। ये मोबाइल फोन महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी खारघर पुलिस द्वारा 74 गुमशुदा मोबाइल फोन खोजकर नागरिकों को लौटाए जा चुके हैं। लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाइयों से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी से खारघर पुलिस की कार्यप्रणाली सराहनीय मानी जा रही है। खारघर पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी का मोबाइल फोन गुम हो जाता है तो वे तुरंत संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराएं और साथ ही CEIR पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी भरवाएं। इससे मोबाइल फोन वापस मिलने में मदद मिलेगी और उसके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के लिंगीडीह में पिछले 37 दिन से चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लिंगीडीह बस्ती को तोड़कर जो गार्डन बनाया जा रहा है उसे लेकर कहा था कि क्या मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने आएंगे। अरुण साव की तुलना बंदर से करते हुए कहा कि 2 साल में केवल 950 मीटर सड़क बन सकी और किसी भी मामले में काम नहीं हो पा रहा।
उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि वे डटे रहें, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पूर्व सीएम की इसी टिप्पणी के बाद से प्रदेश साहू संघ बघेल के खिलाफ मुखर गया है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, राजनीतिक में शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने तेलंगाना में नक्सली सरेंडर की सूचना पर कहा कि अब तक की जानकारी के अनुसार नक्सली बारसे देवा और उनके 16 साथियों के पुलिस के सामने जाने की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को जल्द लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी सिस्टम जल्द लागू होगा और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अधोसंरचना का पूर्वावलोकन किया जा चुका है और 23 जनवरी से इसकी शुरुआत की तारीख तय की गई है। कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दीपक बैज सक्रिय नेता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यह संगठन का विषय है, लेकिन उनकी टांग कितनी खींची गई है यह देखना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बड़े नेता हैं और ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। शब्दों की एक सीमा होती है और इसे समझना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी सीमा नहीं समझी और ऐसा भ्रष्टाचार किया जो कहीं नहीं हुआ। उन्होंने भ्रष्टाचार में भी नवाचार किया। उनके परिवार में किसी पर टिप्पणी की जाए तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी पार्टी में गिरे हुए को उठाने का काम करते हैं, खुद गिराने का काम नहीं करते। छत्तीसगढ़ में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंसाफ को कोऑपरेटिव इंसाफ बैंक और अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर अवैध लोन वितरण और जबरन वसूली के आरोप लगे हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कटोद निवासी उपेंद्र नाथ चंद्रा ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को शिकायत भेजकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि माइक्रो फाइनेंस संस्थान आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनकी आय से अधिक लोन बांट रही है। लोन चुकाने में देरी होने पर किश्तों की अवैध वसूली, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक अपमान झेलना पड़ रहा है। आरोप है कि संस्थानों द्वारा जानबूझकर क्रेडिट रिपोर्ट में गलत एंट्री की जाती है, जिससे लोन ग्राहकों का भविष्य खराब हो जाता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कर्मचारियों पर कार्रवाई दिखाकर बड़े अधिकारियों को बचाया जाता है, जबकि पूरा सिस्टम गरीबों को कर्ज के जाल में फंसाने का काम कर रहा है। लोन वसूली के दबाव में कई परिवार आर्थिक, मानसिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की गहन जांच की मांग की गई है। इस मामले में जांच की मांग करने वाले उपेंद्र नाथ चंद्रा ने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि गरीबों का शोषण ना हो सके। रायपुर में अगले 24-48 घंटों में प्रदेश के लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड फिर से बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वर्तमान में सबसे ठंडा जिला अंबिकापुर है, जहाँ का तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में लोगों को ठंड के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बदलाव हो रहा है, जिससे ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां हरदा जिले की ग्राम पंचायत पलासनेर में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम वासियों ने सरपंच सरोज चौरसिया, सचिव ओम प्रकाश गुर्जर, इंजीनियर सोहित गोयल और सोशनल ऑडिटर
अखिलेश बिल्लौर पर आपसी सांठगांठ पर वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को 10 और 23 दिसंबर को लिखित शिकायतें दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। शिकायत में तालाब निर्माण में करीब 2.18 लाख रुपए की राशि बिना कार्य कराए निकालने, सीसीसी सड़क निर्माण में गड़बड़ी, स्टॉप डैम के गेट गायब होने तथा मनरेगा सहित अन्य कार्यों में अनियमितताएं करने का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नियम विरुद्ध खातों में सरकारी राशि डाली गई और सोशल ऑडिट भी नियमों के खिलाफ किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। शिकायतकर्ताओं में नारायण सिंह चौहान, उप सरपंच अजय मिश्रा सहित कई ग्रामीण शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि सोशल ऑडिट केवल कागजों में दिखाया गया, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। ग्रामीणों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने तथा पंचायत में कराए गए सभी विकास कार्यों की दोबारा जांच की मांग की है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।